स्वागत है आप सभी का एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम सिंपली जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है, जी हाँ, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का जो यूनिट सेकंड है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो पहले ही अपलोड कर हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यूनिट 1 में हमने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ा था, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपकी जो सेकेंड यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यूएसए जिसे हम बोलते हैं, ये यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसमें बता रखा है, और जो भी आपके नोट्स है वो एसवेल के नोटबुक और बाकी अदर सोर्सेज को ऐड करके मैंने जो है इनको बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाए और वो भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाए। आइए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का परिचय, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। हम इंट्रोडक्शन से ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे ताकि हमें चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक संघीय गणराज्य है। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है वो उत्तरी अमेरिका का एक महाद्वीप में स्थित एक संघीय गणराज्य देश है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है, जिसे उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। यानी बेसिकली अगर हम आज बात करें कि अमेरिका को हम किस रूप में जानते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वहाँ की राजनीति यानी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैन्य शक्ति अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा है, उनके मतलब पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसकी जो डॉलर है वो भी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड में है एंड काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए जो है इसकी शक्ति के लिए हम इसे जानते हैं। अमेरिका में 50 राज्य और एक संघीय जिला वॉशिंगटन डीसी शामिल है। यानी अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं और एक संघीय जिला वॉशिंगटन डीसी जो है शामिल है। इसकी जो सीमाएं यानी अमेरिका की जो सीमाएं हैं वो उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको से मिलती है, जबकि पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यानी जो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि इसकी जो सीमा है वो कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको से मिलती है, और पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ ये पूरा एक देश जो है बसा हुआ है, यूएसए अमेरिका। बात करें अमेरिका की संविधान की, तो अमेरिका का संविधान 1787 में अंगीकृत करने वाला पहला राष्ट्र था। यह दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, यानी अमेरिका का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यह एक संघीय राष्ट्रपति प्रणाली के तहत काम करता है। यानी अमेरिका में जो प्रणाली होती है वो राष्ट्रपति प्रणाली है। जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है सारी चीज़ों को देखता है, वैसे अमेरिका के अंदर मेनली जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति प्रणाली यानी राष्ट्रपति शासन ही वहाँ पे मेनली फॉलो किया जाता है। जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। अब बात करें इसके बाद अमेरिका के अर्थव्यवस्था की, तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसका मुख्य आधार जो है वो प्रौद्योगिकी, वित्तीय विनिर्माण और कृषि है। यानी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है या काफ़ी ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो ग्रो कर रही है, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो वो इस वजह से प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि वहाँ पे प्रौद्योगिकी है, वित्तीय विनिर्माण है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छा है उनका, इंडस्ट्रियल मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्लोबल ट्रेड करते हैं। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है अमेरिका के अंदर है, जिसके वजह से वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। चाहे वो आप लॉ से रिलेटेड ले लो या इनकम से रिलेटेड ले लो या इकोनॉमी से रिलेटेड ले लो, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रांग है। इसकी विज्ञान और अनुसंधान में अग्रणी भूमिका है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा अमेरिका जो है आगे है बाकी देशों से, जिसमें नासा और सिलिकॉन वैली जैसी संस्थाएं प्रमुख योगदान निभाती है। जैसे नासा के बारे में आप जानते होंगे, नासा हो गया, सिलिकॉन वैली जैसी जितनी भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो भी अमेरिका के अंदर ही है और अमेरिका की ही कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी संस्कृति, शिक्षा और वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हॉलीवुड, एमबीए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी मजबूत स्थिति है और एक विश्व शक्ति जो है इसको ये बनाता है। यानी जितनी ये सारी चीज़ें हैं, इसके पास जो भी
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यानी इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, हॉलीवुड मूवी हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इसी की वजह से ये विश्व में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो हासिल करता है। भारत समेत कई देशों के साथ अमेरिका के मजबूत राजनीतिक व्यापारिक संबंध है, यानी भारत के साथ साथ अमेरिका को जो है और भी जो अदर्स कंट्रीज़ है उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रिलेशंस हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के आगे बढ़ने में या प्रोग्रेस करने में अमेरिका की हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट के जो भी फ्लैग है, तो आप ये देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्लैग यानी उनका जो झंडा है। एंड इसके बाद बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो मैप है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूरा मैप। एंड आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये कनाडा से घिरा हुआ है और दक्षिण की तरफ मैक्सिको है। एंड इसके बाद फिर आपको जो भी यहाँ पे इसके अलग अलग जो महासागर के घिरे हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप। तो इससे भी आप काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं, जो कि आप पेपर्स में भी इनको मेंशन करके आप भी अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें अमेरिका की राजधानी की, तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी में है। सबसे बड़ा जो शहर अमेरिका का है वो है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ की जो भाषा है यानी सरकारी भाषा या लैंग्वेज कहे तो इनकी कोई आधारिक भाषा नहीं है, कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश है वो काफ़ी मतलब मेन लैंग्वेज जो वहाँ पे यूज़ होती है वो इंग्लिश है, वही प्रमुख भाषा है। अमेरिका की मुद्रा की बात करें तो वो सबको पता होगा कि अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है और यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली है। लोकतंत्रीय और संघीय गणराज्य दोनों तरीके की हमें गवर्नमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अवसरों की भूमि भी कहा जाता है, जहाँ विविध संस्कृतियों, आधुनिक तकनीक और वैश्विक नेतृत्व का मिश्रण भी देखने को हमें मिलता है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक परंपरा और संवैधानिक विकास की, यानी वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है और उसकी जो संविधान का विकास किस तरीके से हुआ, उन्होंने अपने संविधान को किस तरीके से अपनाया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजनीतिक परंपरा और संवैधानिक विकास इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे का आधार है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना संवैधानिक लोकतंत्र है, जिसका संविधान 1787 में अंगीकृत किया गया था और 1789 में लागू हुआ, यानी 1788 में इसे जो है इन्होंने अंगीकृत किया और 1789 में जो है अमेरिका का संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। इस संविधान ने अमेरिका की राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों को भी स्थापित किया, जो आज भी प्रभावी रूप से अमेरिका के अंदर देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो अमेरिका के राजनीतिक परंपरा यानी पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द यूएसए, जिसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में। तो संघवाद के अंतर्गत आप ये बता सकते हैं कि अमेरिका जो है वो एक संघीय प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम को अपनाने वाला पहला राष्ट्र है, यानी अमेरिका जो है संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम को अपनाता है। इसमें शक्तियों का जो विभाजन है वो राष्ट्रीय संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। प्रत्येक राज्य को अपनी स्वतंत्र सरकार और संविधान रखने की अनुमति है, लेकिन वह संघीय संविधान के ही अधीन होते हैं, यानी जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो अपनी स्वतंत्र सरकार तो रख सकती है, लेकिन जो भी संविधान रखने की अनुमति भी है, लेकिन वो जो भी कार्य करेगी वो संघीय संविधान के अधीन ही रहकर करेगी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी संविधान है, उसके अंदर ही जो है वो काम करेगी, संविधान के खिलाफ कोई काम जो है वो नहीं करेगी। यहाँ के लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करें तो यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो अमेरिका एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। यानी जैसे इंडिया के अंदर है कि भाई जैसे जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ या हमारे मतलब लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें जो है जनता जैसे अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, सेम वैसे अमेरिका के अंदर है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है अपने हिसाब से चुनते हैं, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला जाता है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अमेरिका के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है, यानी वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है ये क्या है। फ्रेंड्स, इलेक्टोरल रोल की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किया जाता है।
जैसे भारत में क्या होता है या भारत या अन्य देशों में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस शब्द का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों को जो है हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे इलेक्टोरल वोट का बेसिक जो मतलब है कि जो भी इंडिया के अंदर चुनाव होते हैं, मतलब कि जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है और जिस भी पब्लिक को अपना जो है वोट देना है, तो अपनी अनुमति से, मतलब वो अपने परमिशन से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है और उस पार्टी को जिता सकता है। सेम वैसे ही अमेरिका के अंदर भी है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इसके माध्यम से जो है राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं और किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता है। वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने आप से अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है और उन्हें अपना मतदान दे सकता है। अब बात करेंगे टू पार्टी सिस्टम की, यानी जो द्विदलीय प्रणाली होती है उसके बारे में। तो अमेरिका में मुख्य रूप से दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि उदारवादी विचारधारा का समर्थन करती है, दूसरा है रिपब्लिक पार्टी जो कि रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन करती है। हालांकि अन्य भी छोटे बड़े दल हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस के नियंत्रण में दोनों दलों की जो है भूमिका काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे वहां के शक्ति का पृथकीकरण, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर है अमेरिका के अंदर, वो कैसे, यानी वहां के जो शक्तियों का बंटवारा है वो बेसिकली कैसे किया गया है। तो सरकार की तीन स्वतंत्र जो है शाखाएं या अंग है, ये आप कह सकते हैं। पहला है कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा है विधायी यानी लेजिस्लेटिव, और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जैसे इंडिया के अंदर है। सेम वैसे अमेरिका के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। कार्यकारी यानी राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट होती है, और विधायिका जो कि कांग्रेस यानी संसद जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल होती है, और न्यायपालिका यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और अन्य संघीय न्यायालय। यानी कार्यकारी क्या करता है, जैसे किसी भी तरीके का जो कानून हमें देश में लाना होता है उसको लाने का कार्य करता है। एंड विधायिका यानी लेजिस्लेटिव क्या करता है, उस कानून को पास करके और उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाता है। और न्यायपालिका क्या करता है, उस कानून से रिलेटेड जो भी संविधान के अंदर प्रावधान है उसके जरिए उसका न्याय का प्रावधान करता है या न्याय करता है। इस प्रणाली को चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, जिससे प्रत्येक शाखा अन्य शाखाओं की शक्तियों को नियंत्रण कर सकती है। यानी जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, इस प्रणाली को चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। अब बात करेंगे नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की, यानी अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज है वो क्या है। अमेरिका के संविधान और इसके बिल ऑफ राइट्स जो कि 1791 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य न्यायिक सुरक्षा जैसी अधिकार भी शामिल है। यानी अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स है वो बिल ऑफ राइट्स के अंदर दिया गया है, जो कि 1791 में अंगीकृत हुआ, और लोगों ने इसको, मतलब लोगों को इससे राइट्स दिए गए, और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की भी ये रक्षा करता है। अब बात करेंगे अमेरिका के जो संवैधानिक विकास है, यानी अमेरिका का जो संवैधानिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा करेंगे। तो अमेरिका के संविधान का निर्माण, यानी अमेरिका के जो संविधान का निर्माण था वो 1787 में हुआ। एंड अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करी, यानी ब्रिटेन ने पहले अमेरिका को जो है गुलाम बना रखा था, एंड उससे जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1781 में आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन लागू हुआ, लेकिन यह कमजोर साबित हो गया। देन इसके बाद क्या हुआ, 1787 में फिलाडेल्फिया में एक संवैधानिक सभा हुई जहां नए संविधान तैयार किए गए, और फाइनली 1789 में यह लागू हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति जो है अमेरिका के बने। यानी ये अमेरिका के एक संवैधानिक विकास है जो कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करता है, एंड उसके बाद 1781 में ये आर्टिकल्स कुछ लॉन्च करते हैं जो कि पूरी तरीके से मतलब सक्सेस नहीं पा पाता है। फिर ये कोशिश करते हैं 1787 में संवैधानिक सभा हुई, बैठकें हुई, उसके अंदर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया को लॉन्च करके, और फाइनली 1789 में इसको पूरी तरीके से अपना लिया, और इस यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति बने वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो है इनके पहले राष्ट्रपति यहाँ के बने। अब बात करेंगे बिल ऑफ राइट्स की, जो कि 1791 के अंदर पारित हुआ था। संविधान जो बिल ऑफ राइट्स है इसने क्या करा, संविधान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 10 संशोधन बिल ऑफ राइट्स जोड़े गए। इन संशोधन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा देने की बात करी। अब बात करेंगे गृह युद्ध और पुनर्निर्माण की स्थिति में, यानी क्या क्या वहाँ पे जो है कदम उठाए जाते हैं उसके अंतर्गत बात करेंगे।
तो 1861 से 1865 के दौरान अमेरिका में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हुआ, जिसका प्रमुख कारण था दास प्रथा। यानी जो वहाँ पे दास प्रथा थी, इसके वजह से वहाँ पे जो है सिविल वॉर हुआ यानी गृह युद्ध हुआ। और अब्राहम लिंकन की सरकार ने 1865 में दास प्रथा समाप्त करने वाला 13वां संशोधन जो है इसके अंतर्गत लागू करा। यानी 10 संशोधन पहले से ही थे, 13वें संशोधन के अंतर्गत उन्होंने जो दास प्रथा यानी जो स्लेव होते थे उनकी जो प्रथा है वो पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए अब्राहम लिंकन ने जो है इस वाले संशोधन को पारित करा था। तथा पुनर्निर्माण कला के दौरान 14वां और 15वां संशोधन लाकर अफ्रीका और अमेरिका को समान नागरिक अधिकार भी दिए गए थे। 20वीं शताब्दी में संवैधानिक सुधार भी देखने को हमें मिले, जो कि 19वें संशोधन 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। यानी 19वें संशोधन अधिनियम के तहत जो कि 1920 में पारित हुआ, उसके अंतर्गत इन्होंने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। 22वें संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में पारित हुआ, उसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 बार यानी 8 वर्ष तक ही सीमित कर दिया गया। यानी अमेरिका के अंदर जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो केवल 8 वर्षों का ही हमें देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के अंदर नहीं होगा। 24वां संशोधन अधिनियम 1964 जो कि नस्लीय भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। यानी किसी भी तरीके से वहाँ पे नस्लीय भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। अब बात करेंगे अमेरिका के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। तो अमेरिका के संविधान की जो पहली मुख्य विशेषता है लिखित संविधान, यानी वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार की संरचना, शक्तियां और नागरिकों के अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है। यह मूल रूप से 7 अनुच्छेद यानी 7 आर्टिकल और बाद में जोड़े गए जो 27 संशोधन यानी अमेंडमेंट जो इसमें हुए उसमें विभाजित है। अब बात करें संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम है अमेरिका के अंदर। अमेरिका एक संघीय राष्ट्र यानी फेडरल स्टेट है, जहां शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय यानी संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। बात करें प्रत्येक राज्यों के पास अपना संविधान और सरकार होता है, लेकिन वह संघीय संविधान के अधीन ही होता है। संघीय और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 10 यानी 10th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें परिभाषित किया गया है। अब बात करें अमेरिका के जो शक्तियों का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमेरिका के अंदर वो कैसे है। तो जैसे अभी हमने आगे बात करा था कि सरकार के 3 जो शाखाएं यानी 3 ब्रांचेस जो है उसमें बांटा गया है अमेरिका के संविधान को, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का सेम जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट आते हैं। विधायिका के अंदर कांग्रेस यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा यानी जो वहाँ की संसद है वो आती है। और न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट और जितने भी वहाँ के न्यायालय हैं वो सारे न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक शाखा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखने का कार्य करती है, जिसे चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। वहाँ की लोकतंत्र प्रणाली यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो अमेरिका की जो लोकतंत्र प्रणाली है, अमेरिका एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधित्व को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर है कि लोगों के पास अपना अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत कि वो अपने जो भी प्रतिनिधित्व है उनको बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से चुन सकते हैं। वैसे ही सेम अमेरिका के अंदर है। राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए चुना जाता है और अधिकतम 2 कार्यकाल तक ही जो है इनका कार्यकाल रहता है और सेवा कर सकता है, जो कि 22वें संशोधन अधिनियम 1951 के तहत होता है। यानी अमेरिका के अंदर जो है राष्ट्रपति 4 वर्षों के लिए होता है और मैक्सिमम जो हुआ है 2 कार्यकाल ही कर सकता है। यानी 4 साल के 2 कार्यकाल जो है वो कर सकता है, जो कि मिला के 8 साल होते हैं। और संविधान जो है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी संविधान जो है सभी नागरिकों को सेम अधिकार देता है। ये नहीं कि किसी को कुछ राइट्स दे दिया एंड किसी को कुछ राइट्स दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद बात करें द्विसदनीय विधायिका, यानी जो अमेरिका की संसद है कांग्रेस में 2 सदन होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधित्व सभा। सीनेट जो है वो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य यानी कुल 100 सदस्य जो कि चुने जाते हैं, और प्रतिनिधित्व सभा यानी जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार इसमें सदस्य जो है चुने जाते हैं। यह प्रणाली बड़े और छोटे राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी बनाई गई थी। यानी अमेरिका के अंदर जो द्विसदनीय विधायिका है वो हमें देखने को मिलता है सेनेट और प्रतिनिधित्व सभा के रूप में। यहाँ के जो संविधान है वो यहाँ के संविधान में हमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है।
जो कि संशोधन प्रक्रिया के द्वार पर हम देख सकते हैं। यानी संविधान में समय के साथ साथ बदलाव करने के लिए संशोधन यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया भी है और की भी गई थी, तथा अब तक 27 संशोधन यानी अमेरिका के अंदर अभी तक जो अमेंडमेंट हुए हैं वो टोटल 27 हो चुके हैं, जिसमें नागरिकों को अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन जो है शामिल है। यानी अमेरिका के जो संविधान है उसमें संशोधन भी किया गया है, और जितने भी जो संशोधन हुए हैं वो टोटल 27 संशोधन हुए हैं, और ये भी किए गए किस लिए, ताकि नागरिकों के उनके अधिकार दिए जा सके। जैसे 13वां संशोधन अधिनियम जो करा गया, दास प्रथा को समाप्त करा गया। 19वां जो संविधान संशोधन अधिनियम करा गया उसमें महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, और 26वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदान की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी 21 वर्ष से घटाकर जो मतदान करने की उम्र थी वो 18 वर्ष कर दी गई। अब वहाँ के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो कि 1791 में पहले 10 संशोधन को बिल ऑफ राइट्स कहा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित किए गए, और इनके जो प्रमुख अधिकार थे वो थे अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा हथियार रखने का अधिकार, और चौथा जो है निष्पक्ष न्याय और गोपनीयता का अधिकार वहाँ पे दिया गया। अमेरिका के अंदर जो ये प्रमुख अधिकार जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें वहाँ के न्यायिक और पुनर्लोकन के बारे में। अमेरिका का जो न्यायिक और पुनरावलोकन है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करने का अधिकार है, और वहाँ पे जो मॉर्वे वी मेंशन है उन्होंने 1803 के केस में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को भी स्थापित होते हुए देखा। अब बात करेंगे अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसे कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय के जज आजीवन नियुक्त किए जाते हैं ताकि वह राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। यानी जो भी वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वो आजीवन नियुक्त किए जाते हैं ताकि उन पर किसी भी तरीके का कानूनी दबाव ना आए, तो इसलिए उनको जो है लाइफ टाइम वहाँ पे नियुक्त करके रखा जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सीधा जो है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। यानी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति प्रणाली है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सीधा जनता के द्वारा ही चुना जाता है। राष्ट्रपति को विधायिका से हटाया नहीं जा सकता सिवाय महाभियोग के द्वारा। यानी राष्ट्रपति को जो है विधायिका से हटाया नहीं जा सकता, अगर उन पर किसी भी तरीके का महाभियोग लगाया गया है तो वो उनके द्वारा जो है उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है जिसे वो कांग्रेस द्वारा पारित कानून को रोक सकता है। यानी राष्ट्रपति को जो है वीटो का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी तरीके से अगर संसद में कोई कानून पास होता है और उसमें अगर राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको मतलब पास नहीं करा तो वो कानून आगे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो यानी राष्ट्रपति के पास ही वीटो पावर या वीटो का अधिकार होता है। यानी धर्मनिरपेक्षता है वहाँ के अंदर। वहाँ का जो संविधान यानी संविधान में सरकार और धर्म को अलग रखा गया है, यानी संविधान के अंतर्गत धर्म और सरकार को एक साथ ना रख के उनको अलग रखा गया है। चर्च और राज्यों के पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान का प्रमुख हिस्सा है। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है। यानी अमेरिका के जो संविधान के अंतर्गत सरकार जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है और वहाँ के नागरिकों को जो है पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वहाँ के राजनीतिक दलों की भूमिका की बात करें, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि उदारवादी नीतियों का समर्थन करता है और रिपब्लिक पार्टी जो है रूढ़िवादी नीतियों का समर्थन करता है। और हालांकि अन्य छोटे बड़े दल हैं जिनकी हमने पहले भी बात कर ली, और मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं दो दल पे हमें देखने को मिलता है, जो कि है हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच में भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को जो समाज है वो कैसा है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यही बोलूँगा कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ पाए। एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसके जो PDF नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र है।
इसकी समाज की व्यवस्था बहुत सांस्कृतिक है और इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अमेरिका की सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास इसे वैश्विक शक्ति बनाए रखने का कार्य करती है और वर्ल्ड वाइड इन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है। अब बात करें अमेरिका के समाज की यानी सोसाइटी ऑफ द यूएसए, तो बहुसांस्कृतिक समाज है यानी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका को जो है मिल्टिंग पोर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न जातियाँ, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। यूपीए, अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी और अन्य प्रवासी समुदाय का भी गहरा प्रभाव अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। अंग्रेजी जो है यहाँ की मुख्य भाषा है, लेकिन स्पेनिश, चीन, हिंदी और अन्य भाषा भी व्यापक रूप से अमेरिका के अंदर बोली जाती है। यानी अमेरिका की जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पे हमें विभिन्न टाइप के जो अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं वो हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है अलग अलग लैंग्वेज भी लोगों के बीच में बोली जाती है, चाहे वो इंग्लिश तो है ही है, लेकिन इसके अलावा स्पेनिश, चीनी और हिंदी भाषा का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बोलचाल हमें देखने को मिलता है। अब अमेरिका के शिक्षा प्रणाली यानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो अमेरिका में शिक्षा प्रणाली मुक्त रूप से जो है अनिवार्य है, जो कि 6 से 18 वर्ष तक है। यानी मुफ्त रूप से जो है 6 से 18 वर्ष तक के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। प्रमुख विश्वविद्यालय है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, स्टैंड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के अंदर फेमस है। अमेरिका में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं जो इसे शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाते हैं। यानी अमेरिका की जो शिक्षा प्रणाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है यूनिवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ के धर्म और आस्था की बात करें यानी रिलीजन्स एंड बिलीफ्स की बात करें तो अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश है, लेकिन ईसाई धर्म प्रमुख है यहाँ पे 70% और अन्य धर्म इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म आदि भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है तथा लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित रखी गई है। यानी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है जो कि संविधान के द्वारा ही संरक्षित की जाती है। अब बात करें अमेरिका की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी ऑफ द यूएसए, यानी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी है। इसी के बाद बात करें अमेरिका की जीडीपी की यानी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक यानी 26 ट्रिलियन डॉलर 2024 तक का जो है अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तथा यहाँ के प्रमुख उद्योग की बात करें तो अमेरिका का जो प्रमुख उद्योग है, अमेरिका का जो प्रमुख उद्योग यानी टेक्नोलॉजी है वो है सिलिकॉन वैली, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी जितनी भी कंपनियां हैं वो अमेरिका की ही है। एंड इसके अलावा वित्तीय सेवा, फाइनेंस सेवा की बात करें तो न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट जो कि वैश्विक वित्तीय केंद्र है। उद्योग और विनिर्माण की बात करें तो जनरल मोटर्स, फोर्ड, बोइंग जैसी जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी भी जो है हमें अमेरिका की ही कंपनियां हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो अमेरिका जो है अनाज, सोया और मांस उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा अग्रणी यानी आगे है। अब बात करेंगे अमेरिका की जो मुक्त बाजार प्रणाली यानी फ्री मार्केट सिस्टम है उसकी बात करें तो अमेरिका में पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था अपनाता है जहां व्यापार और निवेश के लिए खुली नीति अपनाई जाती है। यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन मार्केट है एंड सरकार का जो बाजार पर कम हस्तक्षेप होता है, लेकिन नियम और कर यानी टैक्स जो है वो लागू किए जाते हैं। इसी के साथ साथ बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डॉलर यानी इंटरनेशनल ट्रेड एंड यूएस डॉलर की बात करें तो अमेरिका की डॉलर यूएसडी वैश्विक व्यापार और मुद्रा भंडार की प्रमुख मुद्रा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक है। प्रमुख व्यापार साझेदारी जो है अमेरिका की वो चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के साथ हमें देखने को मिलती है। इसी के बाद बात करें रोजगार और श्रम बाजार की यानी एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट की अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं, जैसे कि तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और खुदरा उद्योग हो गया। बेरोजगारी आमतौर पर अमेरिका के अंदर 3 से लेकर 6% तक के बीच में रहती है। न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकारों के संघीय और राज्य कानून द्वारा सुरक्षा भी जो है दी जाती है। यानी वहाँ पे जो न्यूनतम वेतन और श्रमिक अधिकार को संघीय और राज्य कानून द्वारा जो है संरक्षित किया गया है ताकि जो है किसी भी तरीके से लोगों के साथ भेदभाव ना हो। नवाचार और प्रौद्योगिकी की बात करें यानी इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी की
तो अमेरिका वैश्विक तकनीक और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाता है तथा यहाँ की जो प्रमुख तकनीक हब है वो है सिलिकॉन वैली। नासा और निजी कंपनियां जो है अंतरिक्ष और अनुसंधान में गहरी जो है भूमिका निभाती है और काफ़ी ज़्यादा आगे जो है ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की जो दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम ऑफ द यूएसए। तो सबसे पहले बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक द्विदलीय प्रणाली यानी टू पार्टी सिस्टम है जहाँ जो दो प्रमुख राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने आगे भी पढ़ा था। एक हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी जो है हमेशा से ही सत्ता में रहते हैं और अमेरिका के अंदर अन्य छोटे बड़े दल भी हमें देखने को मिलते हैं, बट मेनली जो कंपटीशन होता है वो इन्हीं दो दलों के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली यानी टू पार्टी सिस्टम की, तो अमेरिका में 1789 से ही द्विदलीय प्रणाली अस्तित्व में है। दो प्रमुख दल सत्ता में बारी बारी से आते हैं और नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं तथा ये प्रणाली अमेरिका के संविधान में निर्धारित नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास का परिणाम हमें देखने को मिलता है। यहाँ की द्विदलीय प्रणाली का प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है उससे ये होता है कि चुनाव में स्थिरता रहती है, सरकार बनने में स्पष्टता रहती है और नीति निर्माण में भी निरंतरता हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जो यहाँ की प्रमुख राजनीतिक दल यानी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो, जैसा कि हमने बात करा डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। सबसे पहले बात करें इसकी जो स्थापना यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1828 में थॉमस जेफरसन की विचारधारा से प्रेरित होकर की गई थी। इनकी जो विचारधारा है वो उदारवादी यानी लिबरल है और इनकी जो प्रमुख नीतियां हैं वो है सामाजिक न्याय और समानता, सरकार की बड़ी भूमिका और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण, उच्च कर और सरकारी खर्च को बढ़ावा, आप्रवासन की प्रति नरम रवैया यानी जो भी वहाँ पे आप्रवासन होता है उसके प्रति नरम रवैया वो अपनाएंगे। प्रमुख नेता जो है वहाँ के वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी एंड बराक ओबामा जो है यहाँ के प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1854 में अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में हुई। इनकी जो विचारधारा है वो रूढ़िवादी हमें देखने को मिलती है जो कि राइट्स एंड विंग के नाम पे है। इनकी जो प्रमुख नीतियां हैं वो है सीमित सरकारी हस्तक्षेप, कम कर और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, पारंपरिक मूल्यों की रक्षा जिसके अंतर्गत धर्म, परिवार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों को दी जाएगी और सख्त आप्रवासन नीति जो है ये अपनाता है। इसी के साथ साथ बात करें जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेता है वो है अब्राहम लिंकन, रोनाल्डो रिंगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप जो है हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अभी अमेरिका के प्रेजेंट राष्ट्रपति हमें जो देखने को मिलता है वो हमें इन्हीं के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अन्य राजनीतिक दल की बात करें तो वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टियां भी हैं जो कि हालांकि अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली जो कि हावी रहती है, बट फिर भी कुछ अन्य दल हमें देखने को मिलते हैं जैसे लिबरियन पार्टी हो गया, ग्रीन पार्टी, संविधान पार्टी और जितने भी अन्य दल है वो हमें देखने को मिलते हैं। लिबरियन पार्टी की बात करें तो ये सरकार की न्यूनतम भूमिका का समर्थन करती है। ग्रीन पार्टी की बात करें तो ये पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है। संविधान पार्टी की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान के मूल सिद्धांत को बढ़ावा देता है और ये जितने भी दल है वो चुनाव में तो प्रभावी नहीं होते लेकिन राज्य और स्थानीय चुनाव में कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिका की दलीय प्रणाली की जो विशेषता है यानी फीचर्स ऑफ द यूएसए पार्टी सिस्टम्स वो है राष्ट्रपति प्रणाली, प्राथमिक चुनाव और हमारा जो है ये दो इनके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है उसकी विशेषता जो है वो राष्ट्रपति प्रणाली का प्रभाव है यहाँ पर। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने के कारण केवल एक ही पार्टी जो है सरकार बनाती है। दूसरा जो राष्ट्रपति और कांग्रेस अलग अलग पार्टियों के नियंत्रण में हो सकते हैं जिससे नीतिगत और गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। एंड इसके अंतर्गत बात करें इनके जो प्राथमिक चुनाव यानी प्राइमरी इलेक्शन जो अमेरिका के अंदर होते हैं, राष्ट्रपति पद और अन्य प्रमुख पदों के उम्मीदवारों का चयन जो है प्राथमिक चुनाव के द्वारा किया जाता है और यह प्रणाली जनता को उम्मीदवार चुनने में अधिक भागीदारी देती है। अब बात करें अमेरिका की जो द्विदलीय प्रणाली है उसके लाभ और हानि की यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज वहाँ पे क्या है। तो अमेरिका के अंदर द्विदलीय प्रणाली होने का जो वो है
की राजनीतिक स्थिरता यानी सरकार बनाने में स्पष्टता होती है, नीति निर्माण में निरंतरता हमें देखने को मिलती है यानी बड़ी नीतियां स्थिर तरीके से बनाई जाती है, चुनाव प्रक्रिया आसान यानी जनता को केवल दो प्रमुख विकल्प हमें दिए गए हैं यानी दो विकल्प है, उनमें से आप किसी भी एक पार्टी को जो है विजयी बना सकते हैं या उन्हें जिता सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो तीसरे दलों के लिए कोई अवसर नहीं होता। अब जाहिर सी बात है जब पार्टी में मतलब मेनली दो ही दल रहेंगे, मुख्य रूप से चुनाव में आएंगे, तो बाकी दलों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो बस वैसे ही रहेंगे, समझ जाइए बस आप। नीतिगत गतिरोध की बात करें तो जब कांग्रेस और राष्ट्रपति अलग अलग पार्टियों से होते हैं तो निर्णय लेने में भी मुश्किल हमें होने देखने को मिलती है। अत्यधिक जो है ध्रुवीकरण हमें देखने को मिलता है यानी दो प्रमुख दलों के बीच गहराई से वैचारिक खाई होती है जिससे समाज में भी विभाजन बढ़ता चले जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी वीडियो एंड अब बात करेंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव प्रणाली की। तो अमेरिका की चुनाव यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में। तो अमेरिका की जो चुनाव प्रणाली है वो लोकतांत्रिक और संघीय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ राष्ट्रपति, कांग्रेस यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नर और स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जिनकी अवधि जो है वो 4 साल में एक बार होती है। सीमा कोई भी व्यक्ति अधिकतम जो है 2 बार यानी 8 वर्षों तक राष्ट्रपति बन सकता है। एंड इसकी प्रक्रिया की बात करें तो प्राथमिक चुनाव, राष्ट्रपति सम्मेलन, जनता का मतदान और इलेक्टोरल कॉलेज है। यानी प्राथमिक चुनाव के अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि हर पार्टी का उम्मीदवार तय किया जाता है। राष्ट्रपति सम्मेलन की बात करें तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है कि कौन दोनों पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाएगा चुनाव के अंतर्गत। जनता का मतदान यानी जो नवंबर के पहले मंगलवार को मतदान होता है यहाँ पे। और इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो प्रत्येक राज्य के मतों के आधार पर इलेक्टर्स राष्ट्रपति चुनते हैं और कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं यानी वहाँ की जो सीटें है वो 538 होती है और जीतने के लिए किसी भी दल को 270 सीटें जो है वहाँ पे चाहिए होता है। अब बात करें वहाँ पे जो कांग्रेस का चुनाव होता है उसके अंतर्गत जो है अमेरिका जो है कांग्रेस के दो सदनों में विभाजित है, एक है सीनेट और दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट के अंतर्गत जो है 100 सदस्य होते हैं और हर राज्य से दो कार्यकाल सदस्य चुने जाते हैं जो कि 6 वर्षों तक के लिए कार्य करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो इसमें 435 सदस्य होते हैं और ये जनसंख्या के अनुसार राज्य को सीनेट में जो है विभाजित किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों तक हमें देखने को मिलता है और हर 2 सालों में कुछ सीटों के लिए भी चुनाव होते हैं। अब बात करें राज्य और स्थानीय चुनाव की यानी स्टेट एंड लोकल इलेक्शन जो वहाँ पे होते हैं वो गवर्नर, राज्य विधायिका और महापौर यानी जिसे हम मेयर कहते हैं उसके लिए भी चुनाव वहाँ पे होता है। गवर्नर के लिए प्रत्येक राज्य का प्रमुख कार्यकाल जो है 4 वर्षों तक इनका होता है और राज्य विधायिका जो है वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग विधानसभा से होता है और जो मेयर का चुनाव होता है वो शहरों और काउंटियों के स्थानीय चुनाव के आधार पर होता है। अमेरिका की चुनाव प्रणाली की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे FPTP प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है लागू है जो कि सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही जिताती है। और इलेक्टोरल कॉलेज वाली प्रणाली यानी राष्ट्रपति चुनाव में जनता के वोट सीधे गिने नहीं जाते बल्कि इलेक्ट्रिक्स के माध्यम से निर्णय होते हैं। चुनाव अभियान और डिबेट की बात करें तो उम्मीदवार टीवी डिबेट और चुनाव प्रचार से जनता को प्रभावित करते हैं। यानी जैसे इंडिया के अंदर होता है कि भाई इस पार्टी के बारे में बताओ, उस पार्टी से डिबेट करो, उसकी आलोचना करो, उसके बारे में बताओ, वैसे ही सेम वहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। मतदान का अधिकार जो है जितने भी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अमेरिकी नागरिक हैं उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर है कि जितने भी 18 वर्ष या उससे अधिक के जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया है, तो वैसे ही सेम अमेरिका के अंतर्गत है। अब इस चैप्टर के ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शासन प्रणाली है उसके संवैधानिक विकास, लोकतांत्रिक मूल्य और संघीय ढांचों का अद्भुत संयोजन है। अमेरिका की जो शासन प्रणाली है उसकी संवैधानिक लचीलेपन, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है जो इसे समय समय पर उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने और समयोजित होने की क्षमता प्रदान करता है। भले ही वर्तमान दौर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां हो, लेकिन इसकी मजबूत संवैधानिक व्यवस्था और विविधतापूर्ण समाज इसे स्थिर
और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है तथा अमेरिका का उदाहरण यह दिखाता है कि राष्ट्र कैसे परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यानी सभी बातों को ध्यान रख के ये कह सकते हैं आप कि अमेरिका की जो शासन प्रणाली है उसके संवैधानिक लचीलेपन, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और मेनली वहाँ पे दो पार्टियों का ही दबदबा हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस करा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो भी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंड जो भी हमें एसवेल की बुक्स के अंदर पढ़ना है उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ इस वीडियो को अपने किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एंड उन्हें भी अच्छे से चैप्टर्स समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा या मुझे आगे किस तरीके से अपने पढ़ाने के तरीके में कौन से चेंजेस करने चाहिए प्लीज़ वो भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।